everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. From today onwards, we are going to get started with our skill oriented practice sets, that is SOPs. And firstly, we are going to have a look at the SOPs of Advanced Web Designing chapter. Now, before getting started with our first SOP, I want to tell you that what should be your approach for practical questions. इसका मतलब आपको practical में क्वेश्चन जो दिया जाता है आप उसे कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे एंड कैसे अपना प्रैक्टिकल शुरू करोगे, उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल आइडिया लेंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है और कैसे करना है, एंड उसके बाद हम ये सारी चीजें जो अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे उसे सारी एसओपीज में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या टिप्स या ट्रिक्स है जो हमें पता होनी चाहिए एंड हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए, उसको मैंने 5 सिंपल स्टेप्स में यहाँ पर डिफाइन किया है। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इज टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपको जो भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके टेक्स्ट बुक से ही होने वाले हैं। आउट ऑफ दी टेक्स्ट बुक कुछ भी नहीं आएगा। बट दिस डजंट मीन कि जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके वो आपको दे दे। वैल्यूज में चेंजेस हो सकती है, नाम, हाइट, विड्थ में चेंजेस हो सकती है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके दे सकते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रटा मार के जाना है। आपने बस स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी, देखा रही ये तो मेरे ये वाला टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन है एंड आपने अपना कोड लिखना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो थोड़े बहुत चेंजेस करे। तो इसलिए हमें हमारा जो क्वेश्चन है भले हमें आता हो, बिकॉज हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल के पहले इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि क्वेश्चंस याद पड़ गए होंगे। इनफैक्ट कुछ कुछ जो चैप्टर्स है, स्पेशली जीएसटी वाला चैप्टर जो है उसके तो हो सकता है अमाउंट भी याद हो गए हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो अमाउंट हो, वैल्यूज हो, वो चेंज हो। तो इसलिए क्वेश्चन को रीड करो, बहुत केयरफुली रीड करो। एंड जैसे कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ डे ऑफ माय लेक्चर के टाइम पे बता चुकी हूँ, जब हम लोग सिलेबस एंड पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, कि आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन दैट यू हैव टू सॉल्व। तो दोनों क्वेश्चंस पढ़ो। दोनों क्वेश्चंस में से आपको उस टाइम पे जो इजी लग रहा है, क्योंकि क्या होता है हम उस टाइम पे नर्वस रहते हैं एंड जो चीज हमें आ रही होती है वो चीज भी उस टाइम पे हमें डिफिकल्ट लगती है एंड हम सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत बार लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये मुझे अच्छे से आता है, एंड देन उनका आउटपुट नहीं आता है, एंड देन आधा टाइम होने के बाद वो वापस से सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोनों क्वेश्चंस रीड करो एंड जो आपको एक क्वेश्चन सबसे इजी लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप वो कर पाओगे, उसी को सॉल्व करना। ठीक है, और मैंने जैसे आपको कहा है कि 90% ऑफ द पेपर्स में एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग का एसओपी रहता ही रहता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप एडवांस वेब डिजाइनिंग वाले एसओपीज को तो छोड़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि अगर वो आएंगे तो आपके पास स्ट्रेंथ रहेगा, कि आपके पास एक करेज रहेगा कि मैं आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपने ये चैप्टर स्किप नहीं किया होगा, राइट। 90% of question papers do have this SOPs from advanced web designing chapter, so उसे skip मत करना। This doesn't mean कि आप बाकी chapters के SOP skip करोगे। 90% में होता है, 10% चांसेस है कि आपको एडवांस वेब डिजाइनिंग में से कोई एसओपी ना आए, तो वो क्वेश्चन पेपर के सेक्टर मतलब जो रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, सारे चैप्टर्स के एसओपीज करके जाएंगे। ठीक है, आई होप द फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। The second step is to underline. Now what you have to underline? You have to underline all the important points and information which will be useful to design the web page. यहाँ पे सिंस एडवांस वेब डिजाइनिंग की बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिकली इट्स अबाउट डिजाइनिंग द वेब पेज, सेम अप्रोच फॉलो करना है हर एक चैप्टर के एसओपी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है प्रैक्टिकल का काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना है। जो आपकी जो हाईलाइटेड चीजें रहेगी या जो आपकी अंडरलाइन चीजें रहेगी, उसी के बेसिस पर आप क्या करोगे, अपना वेब पेज डिजाइन करोगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि एग्जैक्टली आपको अंडरलाइन क्या करना है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग चैप्टर की बात करती हूँ,
तो अगर वो आपसे कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज मेंशन कर रहे हैं तो उन्हें अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये सीएसएस प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो मैंडेटरीली आपको यूज करनी ही करनी रहेगी, राइट। तो अगर वो कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी मेंशन कर रहे हैं तो उसे अंडरलाइन कर देना। उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि आपको वेब पेजेस डिजाइन करना है और वेब पेजेस का उन्होंने स्पेसिफिकली नेम भी दे रखा है कि इस वेब पेज का आपको ये नाम देना है, दूसरे वेब पेज को आपको ये नाम देना है, तो उसे भी अंडरलाइन कर देना, बिकॉज आप अपने हिसाब से फिर नाम नहीं यूज करोगे। अगर उन्होंने आपको इमेज टैग का जो आपका इमेज रहता है उसका हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई किया है तो वो भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। अगर हाइपरलिंक्स लगाने के लिए बोला है तो वो अंडरलाइन कर देना। अगर आपको इमेज मैप में उन्होंने स्पेसिफिकली शेप्स दे दिए हैं तो वो अंडरलाइन कर देना। तो ऐसी जो भी चीजें जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनपुट रेस्ट्रिक्शंस हो गए या कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए जो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे हैं, उन्हें तो फॉर श्योर अंडरलाइन करके ही रखना, बिकॉज फिर वापस बार बार आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो अंडरलाइन चीजें होगी उस पर आपका ध्यान भी बार बार जाएगा एंड आपका जो दिमाग है वो ये फोकस करेगा कि हाँ मुझे ये चीज यूज करनी है। अगर मेटा टैग बोला है तो मेटा टैग को अंडरलाइन कर देना वैसे, ठीक है। उसके बाद द थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल द एट्रीब्यूट्स और टैग्स व्हिच आर इनडायरेक्टली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एंड ऐड द टैग्स अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी वो आपको डायरेक्टली आपको कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करनी है या आपको कौन सा इनपुट रेस्ट्रिक्शन यूज करना है वो डायरेक्टली नहीं दे देते हैं, वो थोड़ा घुमा फिरा के आपको बताते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्लिक होना चाहिए कि आपको कौन सा इनपुट रेस्ट्रिक्शन या इनपुट एट्रीब्यूट जो है आपका वो यूज करना है। जैसे अगर आप फॉर्म बना रहे हो उसमें अगर आपको उन्होंने कहा है कि ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो ईबस जब उन्होंने कहा है और बाजू में लिखा है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो सकता है until and unless the user has specified your email address, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डालना है। कभी कभी आपको सैलरी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है या एज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको कह सकते हैं कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है हैज टू बी 10,000, तो उसके बाद आप मिन एट्रीब्यूट का यूज कर लोगे, राइट। उसके बाद वो आपसे कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप लोगों को जो हेडिंग है उसे सेंटर में अलाइन रखना है। मतलब क्या, योर हेडिंग शुड बी वेरी लार्ज, आपको वो कहेंगे द हेडिंग शुड बी वेरी लार्ज एंड इट शुड बी इन द सेंटर ऑफ द पेज। सो यू हैव टू रिमेंबर कि हेडिंग हैज टू बी वेरी लार्ज, मतलब आपको लार्जेस्ट हेडिंग लेवल यूज करना है, H1 यूज करना है, एंड सिंस इट हैज टू बी इन द मिडिल आपको अकॉर्डिंगली उसे यूज करना है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी है उसे यूज करना है, राइट। तो ये जो इनडायरेक्टली वो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं या स्पेसिफाई कर देते हैं, ये सारी चीजें को हमें अंडरलाइन करके रखना है। जो इनडायरेक्टली हमें एट्रीब्यूट्स मेंशन कर रहे हैं या इनडायरेक्टली हमें टैग्स मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे वो कह सकते हैं द फर्स्ट पेज शुड बी लिंक्ड विद द सेकंड पेज, तो इसका मतलब क्या वो कह रहे हैं आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, ठीक है। ऐसा सारी चीजें कह सकते हैं। उसके बाद वो कह सकते हैं यूज इमेज एज अ सबमिट बटन, तो उस टाइम पे आपको क्या एंटर करना है वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो इनडायरेक्टली हमें मेंशन की गई होती है क्वेश्चन में, वो सारी चीजों को भी हमें अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, स्टिक टू द क्वेश्चन एंड राइट द कोड अकॉर्डिंगली। If you want to add more CSS properties or tag to make the page look better, make sure that you are confident when you are writing, okay? Otherwise, you'll lose your marks. This is very, very, very important. क्या होता है, हमें जब भी वो लोग कहते हैं कि CSS प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है तो यूजुअली एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं कि आपको 4 CSS प्रॉपर्टीज यूज करनी है या 5 CSS प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ऐसा वो लोग कह देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि 5 मैंडेटरी है यूज करना, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 5 जो है आप 5 ही यूज करो, उसके अलावा आप और भी यूज कर सकते हो। मतलब 5 तो कंपल्सरीली करनी ही करनी है, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 सीएसएस प्रॉपर्टीज अगर क्वेश्चन में 5 मेंशन है तो। उसके बाद अगर आप चाहो अपने पेज को और बेटर बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ी और सीएसएस प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एक्स्ट्रा लिखने पे कोई मार्क्स कट नहीं होने वाला है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो एक्स्ट्रा लिख रहे हो ना वो सही लिख रहे हो, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में अगर गलत लिख दोगे एंड आपका जो भी पेपर करेक्ट कर रहा है उसने पॉइंट आउट किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते। सो ओवर करने के चक्कर में अपने मार्क्स मत गवा के आना, एंड इट्स वेरी मच बेटर दैट यू स्टिक टू द क्वेश्चन। जितना बोला गया है क्वेश्चन में उतना ही लिखो, ठीक है। डोंट ट्राई टू मेक योर कोड कॉम्प्लिकेटेड, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड करने की चीजें जरूरी नहीं है, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे उतना इजी रहेगा, एरर्स नहीं आएंगे,
फटाफट से आपको आउटपुट आ जाएगा। जितना आप और उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाओगे, अननेसेसरीली और सीएसएस प्रॉपर्टीज ऐड करते जाओगे, सारी चीजें करते जाओगे, तो आपका कोड जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड हो सकता है आप थोड़ी सिली मिस्टेक करो तो आपको आउटपुट भी सही से ना आए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आपको और कुछ भी नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आप एक दो प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, वो भी तभी करना जब यू आर वेरी श्योर कि आप जो कोड लिख रहे हो वो सही है, ठीक है। और अगर आपको कोड में आपके जो क्वेश्चन है वहां पे बैकग्राउंड कलर, पेज का नाम, हाइट, विड्थ स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो। जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है आपको वही करना पड़ेगा। आउट ऑफ योर क्वेश्चन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट कि आपके कंटेंट पे मार्क्स नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर आपको पैराग्राफ टैग लिखने के लिए कहा गया है तो पैराग्राफ के अंदर आप क्या लिख रहे हो उस पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको बस ये चेक करना है कि आपने पैराग्राफ टैग जो डाला है उसे बरोबर से क्लोजिंग दिया है एंड एवरीथिंग। ब्रेक टैग अगर उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी हाँ इनडायरेक्टली ये भी कह देते हैं कि आपकी जो हर एक पैराग्राफ है शुड स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ब्रेक टैग इंसर्ट करना है। कभी कभी वैसी चीजें भी कही जाती है एंड एट द सेम टाइम वो लोग फॉर्म के टाइम पे ये भी बोल सकते हैं when you click the submit button, when the user clicks on the submit button, the form should navigate it to a particular website। तो उस टाइम पे आपको एक्शन एट्रीब्यूट यूज करना है। तो ये सारी चीजें जो इनडायरेक्टली मेंशन्ड होती है आपको क्लिक होनी चाहिए बहुत जल्दी फटाफट से कि आपको एग्जैक्टली यूज क्या करना है, right? So very important that you have to stick to your question and you have to write only what is asked, okay? आप एक्स्ट्रा तभी ही लिखोगे जब आप कॉन्फिडेंट हो। यस, एंड व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपके कंटेंट पे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसका मतलब आप क्या टाइटल लिख रहे हो, दे डू नॉट रियली केयर, ओके। आप टाइटल में एसओपी 1 लिखो, एसओपी 2 लिखो, दे आर नॉट गोइंग टू केयर, ठीक है। व्हाट दे केयर इज कि आपने टाइटल टैग डाला है, टाइटल टैग को बराबर से क्लोजिंग दिया है, उसे हेड सेक्शन में लिखा है, दिस इज व्हाट दे केयर अबाउट। एंड पैराग्राफ टैग भी आप लिख रहे हो तो एक एक दो दो लाइन की पैराग्राफ लिखो, 2-3 लाइन की पैराग्राफ मैक्सिमम इनफ है। कोई आपके पैराग्राफ के कंटेंट पे इकोनॉमिक्स ओसीएम का पेपर नहीं है, जितना बड़ा लिखोगे जितना लंबा आंसर लिखोगे उतना ज्यादा मार्क्स, नथिंग लाइक दैट, ओके। आपको बस क्या करना है अच्छे से, जैसे अगर आपको कोई कंपनी के ऊपर बोला है कि आपको वेब पेज डिजाइन करना है तो आपको कहा गया है कि पैराग्राफ टैग में आपको जनरल इंफॉर्मेशन लिखनी है उस कंपनी के बारे में, तो आप 1-2 लाइन लिखो मैक्सिमम। हर एक पैराग्राफ जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो ज्यादा मत लिखो, बिकॉज इट विल बी हार्ड सम टास्क व्हेन यू राइट, ओके। कीबोर्ड से ठीक है फटाफट से टाइप कर दोगे या यू विल गो टू ब्राउजर एंड यू विल सिंपली कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये आप कर लोगे। बट व्हेन यू आर राइटिंग इट ऑन जर्नल या जब आपको पेपर पे लिखने की बारी आएगी प्रैक्टिकल्स में, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू जस्ट नॉट हैव टू अटेम्प्ट और यू जस्ट नॉट हैव टू सॉल्व द गिवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन योर लैपटॉप, उतना करना नहीं रहता है आपके जब भी पीसी में या कंप्यूटर में जब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम रहता है तो बस आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाना है, ऐसा नहीं रहता है। मैंने आपको मार्क्स का डिवीजन भी बताया कि आपको कोड लिख के भी बताना रहता है पेपर पे, एंड आउटपुट भी लिया जाता है, प्रिंट आउट लिया जाता है आउटपुट का। तो आप जब पेपर पे लिखने बैठोगे ना तो अगर आप ब्राउजर से तो आप लिखते टाइम कॉपी करते टाइम मतलब कंप्यूटर पे लिखते टाइम फटाफट कॉपी करोगे, बट जब आप पेपर पे लिखते बैठोगे इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्डसम टास्क और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगेन बहुत लोग क्या करते हैं कि पैराग्राफ टैग वगैरह जब भी इनक्लोज करते हैं तो वो 1-2 लेटर्स लिखते हैं, देन डॉट 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 डाल के लास्ट के लेटर्स लिख देते हैं, मतलब लास्ट के जो अल्फाबेट्स है वो लिख देते हैं। ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस अलाउ करते हैं बट बहुत सारे कॉलेजेस अलाउ नहीं करते हैं। अगेन यू हैव टू कंफर्म इट फ्रॉम योर टीचर्स कि हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारी जर्नल्स और हमारी जो भी पेपर है जहाँ प्रैक्टिकल लिखोगे, हमारी मेन आंसर शीट है उसमें लिखना है या हम ऐसे ही स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक इट श्योर फ्रॉम योर टीचर्स और फैकल्टीज ओवर देयर। The last step that you have to follow is rechecking। इसका मतलब once you are fully completed with your practicals, आपने कोड एग्जीक्यूट कर लिया, आपको आउटपुट आ गया, आपने पेपर पर भी लिख दिया है, बस आपको वहां पर सबमिट करके वापस नहीं निकल जाना है, बाहर नहीं निकल जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीचेक योर कोड, ओके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, भले हम नो डाउट हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई टैग को क्लोज करना भूल जाते हैं या क्लोज कर देते हैं बट बैकस्लैश इंसर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है। उसके बाद कभी कभी हम इन लाइन सीएसएस लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स की गलती कर देते हैं।
सेमीकोलन को कोलन से रिप्लेस कर देता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद अगर हम सिलेक्टर्स लिख रहे हैं तो आईडी सिलेक्टर में हम लोग पीरियड कैरेक्टर डाल देते हैं, क्लास सिलेक्टर में हम लोग हैशटैग डाल देते हैं। ये भी बहुत सारी इश्यूज होती है बिकॉज हम नर्वस रहता है, घाई घाई कर रहे रहता है, तो ऐसा कॉमनली होता ही होता है, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोड को चेक कर ही रहे हो, ठीक है। अगर पेपर लिखते टाइम पे भी, थ्योरी क्वेश्चंस जब आप लिख रहे हो उस टाइम पे भी, अभी आईटी का पेपर लिखते टाइम इनफ टाइम मिलता है कि आपका थ्योरी का जो पेपर है वो आसानी से कवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। बट इफ यू आर अ स्लो राइटर, तो फिर मैं थ्योरी पेपर की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स या यूनिट टेस्ट सेमेस्टर्स वगैरह जो आपके कॉलेज में होंगे, जो मैन्युअली होंगे, जो कोई कोई कॉलेजेस को कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करते हैं, उस टाइम पर भी जब आप अपने क्वेश्चंस को लिख रहे हो, प्रोग्राम्स को लिख रहे हो, सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर रीचेकिंग योर कोड वंस यू आर डन, ठीक है। मेक श्योर कि आपने जो भी टैग्स है उसको प्रॉपरली क्लोज किया। अगर वो कंटेनर टैग्स है, पेयर टैग्स है, तो उन्हें अच्छी तरह से आपने क्लोज किया है। उसके बाद आपने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है। सीएसएस प्रॉपर्टीज में बहुत बार हम हाइफन डालना भूल जाते हैं, सो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। मेक श्योर यू आर पुटिंग ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स वेरी 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 क्लियरली एंड अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए वो, ठीक है। और आप जब पेपर पे लिख रहे हो अपना कोड, तो उसे क्लमजी मत बनाओ, मेसी मत बनाओ। एक एक लाइन पे हर एक टैग को इनक्लोज करो, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। हर एक जो टैग है वो नए लाइन पे शुरू होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो कोड है वो बहुत ज्यादा वेल प्रेजेंटेड दिख रहा है एंड सारे जो टैग्स है वो अच्छी तरह से क्लोज किए गए हैं, बैकस्लैश क्लियरली विजिबल है, हर एक चीज क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है कि कोई एक टैग है जो एम्प्टी टैग है, आपने गलती से उसको क्लोजिंग दे दिया है, उसे चेंज कर देना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, फॉर्म के टाइम पे इनपुट टैग की क्लोजिंग दे देते हैं, वो गलत हो जाता है, उसे क्लोजिंग नहीं देनी रहती है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम डॉक टाइप एचटीएमएल लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो वो डॉक टाइप एचटीएमएल भी लिख लेना, और उसके पहले जो हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देते हैं वो भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है कि आपने अपने टैग्स अच्छी तरह से क्लोज किए हैं या नहीं, ऑल द एट्रीब्यूट्स आर करेक्ट और नॉट, जो भी आपके रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स थे, जो आपको कंपल्सरीली क्वेश्चन में इंसर्ट करने बोला गया था, वो आपने इंसर्ट किए हैं या नहीं किए हैं। ये सारी चीजें आपको रीचेक करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्पेलिंग्स भी चेक कर लेना कि कहीं पे हम लोग कलर की स्पेलिंग बहुत बार गलत लिख देते हैं तो हमारा आउटपुट नहीं आता है। सेंटर की स्पेलिंग हम बहुत बार गलत लिख देते हैं। These are commonly made mistakes, even I have made these mistakes, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप स्पेलिंग भी सही लिख रहे हो एंड आपका जो सिंटैक्स है वो भी आप सही लिख रहे हो, ठीक है। तो रीचेक करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज दैट कि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया गया है, जिस सीक्वेंस में दिया गया है, उसी सीक्वेंस में अपना कोड लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि जो भी बेसिक एचटीएमएल टैग्स है, जैसे कि हेड सेक्शन हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, वो पहले लिख दिया एंड उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने देखा कि आपको क्वेश्चन में इंटरनल सीएसएस लिखने बोला था। अब आपने तो बॉडी टैग शुरू कर दिया है, हेड सेक्शन खत्म कर दिया है, तो अभी आप इंटरनल सीएसएस किधर लिखोगे? तो आपको वापस पूरा कटिंग करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकल्स की बात कर रही हूँ, मतलब क्या, थ्योरी पेपर, सॉरी, जो आपके प्रीलिम्स एंड सेमेस्टर्स अगर मैन्युअली होंगे तभी वो कटिंग्स एंड ऑल अवॉइड करने की कोशिश करना। मेक इट अ पॉइंट कि आप क्वेश्चन हमेशा पहले रीड कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार लोगों की आदत होती है कि वो बेसिक एचटीएमएल टैग्स पहले लिख देते हैं एंड जब क्वेश्चन पढ़ता है तब उसमें लिखा रहता है कि आपको मेटा टैग यूज करना है, आपको इंटरनल सीएसएस यूज करना है, तो बहुत ज्यादा कटिंग्स एंड ऑल दैट हो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, सीक्वेंस में ही जाना है, ठीक है, सीक्वेंस में ही जाना है। और अगर आपको मेंशन नहीं है कि आपको इंटरनल सीएसएस यूज करना है या इनलाइन सीएसएस यूज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड अगर आपको लाइक मेंशन नहीं है कि कौन सा सीएसएस यूज करना है और उस टाइम पे आप इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्टर्स का यूज करो। क्लास सिलेक्टर हो गया, आपका आईडी सिलेक्टर हो गया, ये सारी चीजें अगर आपको यूज करनी है तो आप कर सकते हो, बट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। जो चीज सिंपली लिखी जा सकती है उसे सिंपली लिखना, उस टाइम पे सिलेक्टर्स ऐड करके और अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लिस्ट वगैरह भी पूछी जाती है आपके प्रैक्टिकल्स में या फिर आपके थ्योरी पेपर के जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, राइट, तो उस टाइम पे भी हमें बराबर से चेक करना पड़ता है कि हमने लिस्ट को लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है, राइट। लिस्ट के प्रोग्राम्स लिखने का प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, इंडेंटेशन जिसे हम कहते हैं,
तो वो सारी चीजें अच्छी तरह से वहां पे वेल प्रेजेंटेड मैनर में दिखनी चाहिए, राइट। सो दीज वर द 5 स्टेप्स और 5 अप्रोचेस, ओके, जिससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हो या अपने एसओपी को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिकल के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, अंडरलाइन और हाईलाइट ऑल दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एट्रीब्यूट्स हो गए, सीएसएस प्रॉपर्टीज हो गई, आपको कौन से टैग्स यूज करने बोले, हाइट विड्थ दिया है, पेज का नाम दिया है, ऑल दीज थिंग्स अंडरलाइन, ये मेन चीज हो गई। उसके बाद आपको स्टिक करना है टू द क्वेश्चन ओनली, बहुत ज्यादा ओवर लिखने के चक्कर में गलत करके नहीं आना है, ठीक है। यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन के अलावा आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, वो आपको आउटपुट दे देते हैं एंड वो आपसे सेम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेम आउटपुट आपको आना चाहिए। तो उस टाइम पे यू नो व्हाट, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर होना चाहिए एंड ऑल दैट, ये स्टफ होना चाहिए। वो आपको आउटपुट देके खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अच्छा ये आउटपुट चाहिए तो इसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, इसकी फॉन्ट साइज ये होनी चाहिए, इटैलिक्स होनी चाहिए, जो आपका स्टाइल है एंड ऑल दैट। तो वो सब आपको क्लासिफाई करने आना चाहिए। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो सारी चीजें, एंड मेक श्योर दैट यू आर रीचेकिंग योर क्वेश्चन वंस यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग, ठीक है। आई होप आपको अप्रोच समझ में आया होगा। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट एसओपी ऑफ द एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग चैप्टर। ये सारी स्टेप्स याद रखना एंड इसी स्टेप्स को फॉलो करते करते हम सारे एसओपीज को सॉल्व कर लेंगे एंड इट्स गोना बी प्रीटी सिंपल, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। थोड़ा हार्ड लगेगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब आप करोगे तो हो सकता है आपको 25-30 मिनट आराम से लग जाए सिंपल एसओपीज लिखने के लिए भी। एंड कभी कभी तो हम सिली मिस्टेक्स भी करेंगे जिसकी वजह से हमारा आउटपुट नहीं आएगा। सो उस टाइम पे यू डू नॉट हैव टू वरी, ठीक है, बिकॉज आपका स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आप और कोड लिखोगे यू विल गेट वेरी हैंडी और ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Okay, so let us get started with the very first SOP of the Advanced Web Designing chapter. So ये SOP में आपको क्या करना है, you are supposed to create a website using HTML5 and CSS using any 4 CSS properties. तो मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि अगर आपको वो कुछ CSS प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करने के लिए कह रहे हैं तो आपको वो यूजुअली नंबर मेंशन कर देते हैं कि कितनी CSS प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। तो मेक श्योर कि आप वो नंबर अच्छी तरह से हाईलाइट कर लो, बिकॉज जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपको 4 CSS प्रॉपर्टीज का यूज करना है, राइट। तो 4 मिनिमम है कि एटलीस्ट 4 तो कंपल्सरी है, आपके कोड में रहनी ही रहनी चाहिए। 4 से ज्यादा की तो आपके मार्क्स कट होंगे ऐसा नहीं है, बट 4 से कम करोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो 4 करनी ही करनी है एंड कोई भी 4 CSS प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो। बट ग्रेजुअली जैसे आप क्वेश्चन रीड करोगे या आपको पता चलेगा कि किस बारे में आपको कोड लिखना है ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सी CSS प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग 4 CSS प्रॉपर्टीज, 4 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज्यादा होगी तो चलेगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, राइट अ कोड फॉर 2 सेपरेट पेजेस। इसका मतलब आपको 2 HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं एंड आपको उन्होंने फाइल नेम भी दे रखे हैं कि आपका जो फर्स्ट पेज है उसका नाम होना चाहिए index.html एंड आपका जो सेकेंड HTML डॉक्यूमेंट है उसका नाम होना चाहिए page2.html, जो कि एक फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे वो लोगों ने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपका जो सेकेंड पेज होगा उसका नाम page2.html होना चाहिए एंड वो एक फॉर्म एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी वो लोग पेजेस का नाम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करना है, तो मेक श्योर कि आप वही नाम यूज़ कर रहे हो, अपने पसंदीदा नाम को यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यू ऑल मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। यूज एनी थीम सच एज कॉलेज प्रोफाइल और कंपनी प्रोफाइल एक्सेट्रा। इसका मतलब आप कॉलेज के ऊपर आप अपने जो वेबसाइट है उसे डिज़ाइन कर सकते हो या वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, या आप कोई कंपनी ले सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी एक लेना है, ठीक है। एवरी पेज मस्ट कंटेन प्रॉपर मेटा इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब आपको दोनों पेज पे मेटा टैग को इनक्लोज करना है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद उन्होंने कहा है एंड डिज़ाइन वेब पेज एज फॉलोज। इसका मतलब क्या है, जो इंडेक्स पेज है, इसका मतलब जो आपका फर्स्ट पेज है, मस्ट कंटेन अ हेडिंग विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल दी अदर टेक्स्ट ऑन पेजेस। अभी ये पढ़ के आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए। आपको क्या कहा है, एक हेडिंग होनी चाहिए एंड वो जो हेडिंग है वो हाईएस्ट होनी चाहिए अमंग दी अदर हेडिंग्स। इसका मतलब आपको फटक से क्लिक होना चाहिए कि आपको कौन से H1 टैग, कौन से टैग में, कौन से H टैग में कौन सा हेडिंग लेवल स्पेसिफाई करना है, आपको H1 स्पेसिफाई करना है क्योंकि इट इज़ दी लार्जेस्ट हेडिंग, राइट।
उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेंटर में रखना है, इट मस्ट बी एट दी सेंटर ऑफ द पेज, इसका मतलब जो अलाइनमेंट है दैट इज गोइंग टू बी एट सेंटर, ठीक है। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है, इसका मतलब आपको एक पैराग्राफ टैग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फटाफट ऐसी चीज़ें पढ़ के ही आपको क्लिक होना चाहिए कि आपको कौन सा टैग इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा क्या एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इट शुड इंट्रोड्यूस जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम चोजन, मस्ट हैव एटलीस्ट 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स। इसका मतलब आप पैराग्राफ में क्या लिखोगे, अगर आपने कॉलेज प्रोफाइल चूज़ किया तो आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हो उस पैराग्राफ टैग के अंदर, एंड अगर आपने कंपनी प्रोफाइल चूज़ किया तो आप उस कंपनी के बारे में बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन लिखोगे उस पैराग्राफ टैग के अंदर, यही वो कहना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि इट मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स। अब आप देखो, स्टाइल टैग्स जो है हमारे फिजिकल स्टाइल टैग्स, वो हमारे एडवांस वेब डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं है, वो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग में पढ़ा था। आपका बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल स्टाइल टैग्स में आते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग वाले कंसेप्ट्स को भी यहाँ पर याद रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल में वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो कौन से फिजिकल स्टाइल टैग्स होते हैं वो आपको फटाक से क्लिक होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में हमने ये नहीं पढ़ा है। और अगर आपने मेरा इंप्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है, आपने अगर इंप्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग वाले चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये फिजिकल टैग्स है क्या, ठीक है। तो अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिस शुड नॉट हैपन। इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि ठीक है, फिजिकल स्टाइल टैग्स बोला है, मतलब क्या बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, इटैलिक हो गया, ये सारी चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करनी है। एक इमेज लेकर आना है, इट शुड हैव ऑल्टरनेट टेक्स्ट, तो इमेज टैग आएगा, ऑल्ट वाला एट्रीब्यूट आएगा, ठीक है, अच्छी तरह से समझ गए। दिस पेज मस्ट बी कनेक्टेड टू 2 अदर पेजेस विद प्रॉपर नेविगेशनल लिंक्स। अगेन फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको इस पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना है। क्या यूज़ करोगे, एंकर टैग यूज़ करोगे, href एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, द सेकेंड पेज मस्ट कंटेन द फीडबैक और एनरोलमेंट फॉर्म। इसका मतलब सेकेंड पेज में हमें फॉर्म टैग का यूज़ करना है विद द थीम चोजन विद फीचर ऑफ HTML5। मतलब आपने अगर कॉलेज का प्रोफाइल चूज़ किया तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो, फीडबैक या एनरोलमेंट फॉर्म। एंड कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन किया तो उसके हिसाब से फीडबैक या एनरोलमेंट फॉर्म कैसे क्या होने वाला है, मैं एक सैम्पल देके दोनों बता दूंगी, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आप फॉर्म में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। द फॉर्म मस्ट कंटेन टेक्स्ट एलिमेंट एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी और द पर्सन। इसका मतलब आपको जो टेक्स्ट ये वाला इनपुट टैग है वो लेकर ही आना है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, ये लेकर आना है। एंड इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, इसका यूज़ करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। एंड सबमिट बटन भी आपको डालना है। सो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे अभी सॉल्व करते हैं। मेक श्योर कि ये जो रेड से मैंने जो भी अंडरलाइन किया वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं है हमें, बस ये जो अंडरलाइन वाली चीज़ें हैं वो देखनी है और हमें इंक्लूड करते जाना है हमारे कोड में, ठीक है। अब लिखना शुरू करते हैं कोड। ओके, सो योर वी आर ऑन नोटपैड। अभी आप देख सकते हो मैंने पहले से कोड नहीं लिख के रखा है, मैं आप लोगों के साथ ही कोड लिख रही हूँ। मेक श्योर दैट यू हैव क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि मैं क्वेश्चन वाला स्क्रीन और ये नोटपैड वाला स्क्रीन साइमल्टेनियसली अगर ओपन करूँगी तो हो सकता है आपको नोटपैड वाली स्क्रीन छोटी दिखे, अच्छे से कोड नहीं दिखे, इसलिए मेक श्योर दैट यू हैव क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, हम क्वेश्चन को ही स्टिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपसे यहाँ पे 4 CSS प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करने के लिए कहा है, तो आप ट्राई करो 4 के बदले ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना भी है ना तो आप 5 यूज़ करो, उससे ज़्यादा और करने की कोशिश मत करो। जितना हो सके स्टिक टू योर क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कि हमने ज़्यादा लिख करने के चक्कर में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी एंड देन हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इससे बेटर है कि विल स्टिक टू द क्वेश्चन, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें जैसे ही हम कोड लिखना शुरू करते हैं, पहली जो बेसिक चीज़ होती है हम क्या करते हैं, हमारे जो बेसिक HTML टैग्स है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वो बेसिक HTML टैग्स टाइप कर रही हूँ। ओके, सो यू कैन सी मैंने इतना टाइप कर लिया एंड देन मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन में टाइटल भी डाल दिया। अभी जब भी आप अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह के टाइम पे कोडिंग वगैरह लिख रहे हो ना, सो एक हैबिट डाल दो कि टाइटल टैग होना चाहिए, हेड टैग होना चाहिए। कुछ भी आप टाइटल डालो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालो, बट प्रेजेंटेशन वाइज भी वो काफ़ी अच्छा दिखता है एंड इट इज़ एथिकल दैट यू शुड हैव टाइटल टैग। तो अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू पुट द टाइटल टैग। आप टाइटल टैग को स्किप नहीं करते हो, ऑल्दो वो ज़्यादा ऑप्शनल हो जाता है, बट हमें पता है कि हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हमारे हेड सेक्शन में ही होता है, तो इसलिए हम टाइटल टैग को इंक्लूड करेंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम टाइटल लिख रहे हैं,
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको हर एसओपी के वक्त नहीं बताऊंगी, सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वेरी केयरफुली एंड लिसनिंग टू इट वेरी केयरफुली, सो दैट आगे के एसओपीज़ में जाके भी आप मिस्टेक ना करें कभी भी। ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी सेक्शन डिक्लेयर करेंगे। एंड आप जब भी टैग्स लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक ही लाइन में मोर देन वन टैग लिख रही हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आप ऐसे लिखोगे। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट इन अ वेल प्रेजेंटेड मैनर, स्पेशली जब आप अपने जर्नल में लिख रहे हो तो आप इसे ऐसे लिखोगे। बट अगर मैं ऐसे लिखूंगी ना तो आपका जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड मैं एक साथ उसे डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं एक साथ बहुत सारी टैग्स एक ही सिंगल लाइन में डिफाइन कर रही हूँ। बट आपको ये श्योर करना है, अश्योर करना है कि आप ऐसे वेल प्रेजेंटेड मैनर में लिख रहे हैं। उसके बाद आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपका कोड है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया है हॉट पिंक, आप कोई भी अपने अनुसार बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अब हम क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं, बिकॉज ये बेसिक HTML टैग्स हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिए हैं। अभी द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज़ दैट कि हमारी वेब पेज में प्रॉपर मेटा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे पेज पे मेटा टैग को इनक्लोज करना है। ये बेसिक टैग्स तो आपने लिख दिए। अब जब आप इसे थियोरेटिकली लिखते थे तो आपकी यहाँ पे गलती हो जाती क्योंकि आपने मेटा टैग इनक्लोज ही नहीं किया। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों की गंदी आदत क्या होती है पता है, कि वो ये जो भी बेसिक टैग्स है ना पहले ही लिख देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अरे यहाँ पे इनलाइन CSS लिखना था, अरे यहाँ पे इंटरनल CSS लिखना था, वो तो हमें हेड सेक्शन में लिखना पड़ता है, मेटा टैग लिखना था, वो तो हमें हेड सेक्शन में लिखना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आप यहाँ पे कर्सर लाके लिख सकते हो। बट जब आप लिखोगे, ठीक है, जब थियोरिटिकल पेपर्स में, थियोरी क्वेश्चंस में आपको ये सारी चीज़ें अगर आती है बाई चांस, तब गलत हो जाएगा, फिर आपको कटिंग वगैरह करनी पड़ती है। ऑल्दो आपका पेपर जो रहता है वो ऑनलाइन ही रहता है, राइट, बट प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ता है ऑनलाइन, ठीक है। थ्योरी पेपर भी ऑनलाइन रहता है, तो अगर आपने बाई चांस मिस भी कर दिया तो आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आपका जो प्रीलिम्स होता है या आपका यूनिट टेस्ट या सेमेस्टर्स वगैरह जो भी रहता है वो तो ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस कंडक्ट नहीं करती है, वो तो मैन्युअली करती है, तो उस टाइम पे कटिंग वगैरह हो जाती है। तो बेटर यही है ना कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपको मेटा टैग कहा गया तो आपको याद रखना चाहिए ना कि मेटा टैग कहा गया है, तो आप बॉडी सेक्शन लिखने से पहले ही आप क्या करोगे, मेटा टैग लिख दोगे, ठीक है। मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन वाइज ही जाते हैं, पहले सारे बेसिक टैग्स लिख दिए, ऐसा मत करो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, ओके। तो अभी हमें मेटा टैग स्पेसिफाई करना है एंड हम जानते हैं कि आपका जो मेटा टैग रहता है वो हेड सेक्शन में रहता है। अभी हमें बस यहाँ पे कहा गया है कि एवरी पेज मस्ट कंटेन प्रॉपर मेटा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली कहा नहीं गया है कि आपको मेटा टैग का कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना है। तो जो आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंगली आप उस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको यही एट्रीब्यूट यूज़ करना है और ये एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना। तो सिंस यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है, सो टू मेक इट वेरी सिंपल, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट यूज़ किया। आप देख सकते हो मेटा का नेम एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है एंड कंटेंट एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है। अब नेम एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे ऑथर लिया है, आप चाहते तो डिस्क्रिप्शन भी ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद कंटेंट में यहाँ पे सिंस मैं नायका कंपनी के बारे में लिखने वाली हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं नायका कंपनी के बारे में अपना वेब पेज जो है वो डिज़ाइन करने वाली हूँ, तो मैंने कंटेंट में नायका लिखा है। अगर आप कोई कॉलेज प्रोफाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, अगर आप दूसरी कंपनी ले रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब हमने एक जो हमारा ऑब्लिगेशन था कि हमें मेटा टैग यूज़ करना था वो तो कंप्लीट कर लिया। एंड सिंस हमें मेंशन नहीं किया गया था कि ये एट्रीब्यूट यूज़ करना है, हम हमारी मर्जी से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते थे। एंड मैंने टू कीप इट वेरी सिंपल सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ नेम एंड कंटेंट। जितना हो सके ट्राई टू कीप योर कोड वेरी सिंपल। चीज़ें जितनी कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे उतना हार्ड होता जाएगा कोड को एनालाइज करना, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया था, हम लोगों को CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी थी, राइट। तो जब भी आपको मेंशन नहीं करते हैं कि इंटरनल CSS यूज़ करना है या इनलाइन CSS यूज़ करना है, तो बेटर ऑप्शन अगर मैं आपसे कहूँ या सिंपल ऑप्शन अगर मैं आपसे कहूँ तो वो ये रहता है कि आप इंटरनल CSS का यूज़ करो। क्यों पता है, क्योंकि इंटरनल CSS काफ़ी ईजी रहता है लिखने के लिए भी, एंड उसका जो कोड रहता है ना वो भी काफ़ी सिंपल रहता है, मतलब जो सिंटैक्स रहता है वो भी काफ़ी सिंपल एंड प्रिटी ईजी रहता है। तो आपको स्पेसिफिकली हर एक चीज़ में जाके, हर एक स्पेसिफिक कोड में जाके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जो भी सिलेक्टर रहता है उसमें डायरेक्टली मेंशन कर लेते हो, सो इट बिकम्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। तो अगर ऐसा मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपको कौन सा टाइप ऑफ CSS यूज़ करना है, इनलाइन या इंटरनल, सो ट्राई करो कि आप इंटरनल यूज़ कर रहे हो।
बट अगर एक ही CSS प्रॉपर्टी है तो उस टाइम पे अगर आप यूज़ कर रहे हो इनलाइन CSS तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो ईजी लगता है आप वो करो। मुझे इंटरनल CSS कंपेरेटिवली ईजी लगता है तो मैं इंटरनल CSS यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पे कोई भी 4 CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने बोलिए। अभी आप खुद सोचो कि आपको यहाँ पे वो भी स्पेसिफाई करके नहीं दिया कि आपको कौन से सिलेक्टर पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बट बेसिकली हमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, हमें 2 ही सिलेक्टर्स यूज़ करने हैं, हेडिंग वाला टैग यूज़ करना है और एक पैराग्राफ वाला टैग यूज़ करना है। तो हम उन्हीं 2 सिलेक्टर्स पे 2-2 CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे एंड द थिंग विल बी डन। ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना है, इंटरनल CSS यूज़ करना है। पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपको स्टाइल टैग यूज़ करना है, स्टाइल टैग जो कि पेड टैग है। और आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए कि आपके इंटरनल CSS को हम लोग हेड सेक्शन में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मत करना, सिलेक्टर्स मत यूज़ करते बैठना। ठीक है, प्लीज़ सिलेक्टर्स मत यूज़ करते बैठना, नॉर्मल रखना अपना कोड, जितना सिंपल रखोगे उतना ईजी रहेगा या अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, H1 यूज़ किया है एंड मुझे ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी तो इन्होंने ही इनडायरेक्टली तो दे ही दी थी, अगर मैं कहूँ आपसे तो, है ना। उन्होंने क्या बोला था कि आपका जो हेडिंग है वो सेंटर में होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग टेक्स्ट अलाइन वाली CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे एंड उसको वैल्यू क्या दे देंगे, सेंटर दे देंगे। यही चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि उन्होंने कहा है कि आपकी जो हेडिंग है वो सेंटर अलाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब आपको कौन सी CSS प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें क्लिक होनी चाहिए इमीडिएटली। और ये तभी होगी जब आप रिवाइज करोगे चीज़ें, कंसेप्ट को समझोगे, कंसेप्ट कौन सा कहाँ पे क्या यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी CSS प्रॉपर्टी देना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। बट अगर हम देखें तो आपकी हेडिंग बेसिकली क्या होती है कि आप उसे फॉन्ट स्टाइल दे देते हो कि इटैलिक्स होगी या बोल्ड होगी। जैसे यहाँ पे मैंने इटैलिक दे दिया है फॉन्ट स्टाइल, आप कोई भी CSS प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मोर देन 4 CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है सो दैट माई वेब पेज लुक्स अ बिट बेटर और ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैंने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक दिया, आप बोल्ड भी दे सकते हो। उसके बाद मैंने जो टेक्स्ट का कलर है वो पर्पल रखा है। मैंने मेरे जो हेडिंग है उसे एक बॉर्डर दे दिया है सॉलिड एंड मैंने मेरी टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो रेड रखा है। ठीक है, आपको चाहिए और सिंपल करो, कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ तक भी अगर आप लिखोगे ना कि कलर पर्पल, उतना भी चलेगा। ठीक है, जितना सिंपल रखोगे अच्छा है। मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बट अगर आप श्योर हो कि आपने सही कोड लिखा है तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा जितना अच्छा ब्यूटीफुल वेल प्रेजेंटेड पेज बनाओगे उतना तो आपके लिए ही अच्छा है ना। ठीक है, उसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग में सिर्फ एक ही CSS प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, मैंने सिर्फ फॉन्ट कलर जो है वो ब्लू रखा है। ठीक है, आप खुद सोचो कि किस पे कौन सा कलर क्या जाएगा, थोड़ा अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यूज़ करो, उस हिसाब से चीज़ें सेट करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे को स्टाइल टैग क्लोज करना है बिकॉज स्टाइल टैग पेयर टैग है। उसके बाद मेरा हेड सेक्शन क्लोज हो जाएगा एंड देन मैं बॉडी सेक्शन में आ जाऊँगी। बॉडी सेक्शन में ऑलरेडी मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है हॉट पिंक। तो ये यहाँ तक हमारा जो कोड है इट्स वेरी प्रीटी सिंपल। ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, पहले सारे बेसिक टैग्स लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जाओ। मेटा टैग बोला है तो पहले हेड सेक्शन लिख के मेटा टैग लिख के ख़त्म करो, फिर इंटरनल CSS लिखो, फिर बॉडी टैग में आओ। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करना है, ये सीक्वेंस फॉलो करना है। अब इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट चीज़ जो है, अभी मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन में आ गई तो मुझे मेरा जो हेडिंग है, जो भी मुझे हेडिंग लिखनी है वो मुझे पहले स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट। तो मुझे H1 टैग यूज़ करना पड़ेगा एंड वहाँ पे जो भी मुझे हेडिंग स्पेसिफाई करनी है मैं वो करूँ। तो आप हेडिंग कुछ भी रख सकते हो, आप क्या कंटेंट लिख रहे हो उस पे आपके मार्क्स डिसाइड नहीं होने वाले। पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप वो कोई चेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो या कुछ भी उस पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आपका जो कोड है वो सही होना चाहिए। टैग्स अगर आप कोई ओपन कर रहे हो तो उसको बराबर क्लोज कर रहे हो, अगर वो कंटेनर है तो, या अगर कोई एम्प्टी था एंड उसको आपने क्लोज कर दिया तो, ये सारी चीज़ों पे आपके मार्क्स होते हैं। आप कंटेंट के अंदर क्या लिख रहे हो, आप अपनी हेडिंग क्या लिख रहे हो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हेडिंग में आप SOP1 लिखो भले, कुछ कोई चेक नहीं करने वाला है, बट यू हैव टू मेक श्योर ना कि आप अपनी वेबसाइट है, आप खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, क्या अच्छा बनाना चाहोगे ना उसे, तो आप क्या हेडिंग लिखोगे। तो मैंने नायका लिया है तो मेरा जो नायका का जो टैग लाइन है, योर ब्यूटी आर पैशन, मैंने वो लिख दिया हेडिंग में। ठीक है, उसके बाद हेडिंग टैग मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बोली है कि हमें पैराग्राफ टैग इनक्लोज करना है एंड पैराग्राफ टैग में जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है हमारी कंपनी के बारे में या कॉलेज के बारे में। ठीक है, हम वो भी कर लेते हैं, बट हमें एक और चीज़ कही गई है कि हमें एटलीस्ट 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स यूज़ करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 3 पैराग्राफ्स क्रिएट करेंगे एंड हर एक पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइल टैग जो है, हमारे जो फिजिकल स्टाइल टैग है वो दे देंगे।
एंड सिंस हम 3 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक टैग देना पड़ेगा, राइट। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ टैग लिखूंगी, फर्स्ट पैराग्राफ टैग में उसके बाद मैंने क्या किया है, मेरा फर्स्ट फिजिकल स्टाइल टैग दे दिया बोल्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे सब यूज़ करना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट कोई मतलब ही नहीं है ना। आप जस्ट अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो 3 सिंपल टैग्स यूज़ करो, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, राइट। स्मॉल यूज़ कर सकते हो, चाहिए तो मार्क यूज़ कर सकते हो, बट जितना सिंपल रखोगे अगेन योर बेनिफिट, राइट। तो मैंने बोल्ड टैग लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी जो आप रैंडमली क्या करोगे, अपने ब्राउजर से कॉपी पेस्ट करोगे। ट्राई टू कीप योर पैराग्राफ्स स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे तो आप कॉपी पेस्ट करोगे, लेकिन जर्नल में जब आपको लिखना रहेगा तब आपको पूरा लिखना रहेगा। कोई कोई फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, कोई कोई कॉलेजेस होते हैं जो क्या बोलते हैं, जब भी ये सारी पैराग्राफ कंटेंट वगैरह लिखने की बात आती है तो वो कहते हैं कि थोड़ा फर्स्ट सेकंड लाइन लिखो एंड देन डॉट डॉट डाल के एंडिंग का पार्ट लिख देना। बट अगेन यू हैव टू कन्फर्म दिस विथ योर कॉलेज फैकल्टीज। तो जितना आप बड़ी बड़ी यहाँ पे लिखोगे ना पैराग्राफ्स, उतना बड़ा बड़ा आपको अपने जर्नल्स में लिखना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ हार्डसम टास्क। तो इसलिए अपनी पैराग्राफ्स को थोड़ा छोटा रखो ना, इतना ज़्यादा लिखने की भी कंटेंट ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा होना चाहिए करके। सो प्लीज़ कीप योर पैराग्राफ्स शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट। जैसे मैंने बस यहाँ पर इतना सा लिखा है, जिस अगर आपको ये भी ज़्यादा लगे तो आप इसे और कट कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट, नो इशू, आई मीन। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज नहीं किया, मैंने बस अपना बोल्ड टैग क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगा दे रही हूँ। इसका मतलब अभी जो मैं सेकंड लाइन लिखूंगी ना मेरे पैराग्राफ की, उसी पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूंगी, बट मेरी जो सेकंड लाइन होगी वो न्यू लाइन से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दूसरा मेरा जो स्टाइल टैग है उसे लिखूंगी, ठीक है। तो दूसरा स्टाइल टैग कुछ भी रह सकता है, इटैलिक्स रह सकता है, अंडरलाइन रह सकता है, मार्क रह सकता है, जो भी है वो लिखो अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के अनुसार। मैंने यहाँ पे मार्क वाली टैग का यूज़ किया है, मार्क वाले फिजिकल टैग का यूज़ किया है। उसके बाद एक लाइन लिखी, बस मैंने मार्क टैग को क्लोज किया। अगेन मैंने यहाँ पे 2 ब्रेक टैग्स इंसर्ट किए हैं, इसका मतलब 2 की स्पेस आएगी, 2 लाइन जितनी स्पेस आएगी। एंड जो वापस से मैं एक और फिजिकल टैग मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 3 फिजिकल टैग्स तो कम से कम इंसर्ट करने ही करने हैं। एंड जो मेरी लाइन है वो न्यू लाइन से शुरू होगी। यहाँ पे बहुत जन क्या करेंगे, सिंस उन्हें कहा गया है 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स यूज़ करने हैं, तो 3 बार अलग अलग पैराग्राफ टैग लिखेंगे, बट वो करना ज़रूरी नहीं है ना, कर भी सकती हो, ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है, बट क्यों करना है उतना, क्यों उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। हम क्या करेंगे, बस एक ही पैराग्राफ टैग लिखेंगे एंड उसमें हम लोग ब्रेक का ऑप्शन डाल देंगे। तो आप ब्रेक का ऑप्शन डालोगे तो वो जो 3 स्टाइल टैग्स है वो अलग अलग ही अपीयर करेंगे ना, बड़े अच्छे से अपीयर करेंगे एंड अच्छा भी लगेगा वो, एंड एक ही हमारे पैराग्राफ टैग में सारी चीज़ें हो जाएगी। तो मैंने मेरी 3 लाइन्स लिख दी, उसके बाद मैंने मेरा एक जो पैराग्राफ टैग है उसे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चीज़ है कि आपका जो हेडिंग है वो होना चाहिए, मेटा टैग होना चाहिए, वो कंप्लीट हो गया। 4 CSS प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो कंप्लीट हो गया। 3 स्टाइल टैग्स होने चाहिए, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने हमारा सारी चीज़ें अभी अच्छी तरह से कंप्लीट की। अब आगे क्या बोलते हैं कि आपको एक इमेज इंसर्ट करना है एंड उस इमेज का ऑल्टरनेट टेक्स्ट होना चाहिए, राइट। अब आप खुद सोचो किस चीज़ का इमेज इंसर्ट करोगे। ऑब्वियसली जिस कंपनी के बारे में लिख रहे हो उसका लोगो इंसर्ट करो ना, इतना सिंपल चीज़ है। तो अभी अगेन बहुत बार क्या होता है प्रैक्टिकल्स के टाइम पे, जब भी आपको ये इमेजेस वगैरह इंसर्ट करने रहते हैं ना, तो क्या करते हैं कॉलेज वाले जो लोग रहते हैं वो आपके डेस्कटॉप पे ही या आपके पीसी में ही जो भी आपकी इमेजेस है ना उन्हें डाउनलोड करके रख लेते हैं। अगेन ये डिफ़र करेगा कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। तो कभी कभी वो इमेजेस डाउनलोडेड होते हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमने इमेज डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ से आपको यही इमेज आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये एक चीज़ हो सकती है, या तो अब वो आपको फ्रीडम दे देंगे, आपकी जो इमेज यूज़ करनी है आप वो इमेज यूज़ कर सकते हो। तो आप ब्राउज़र पे जा सकते हो, इमेज ब्राउज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। एंड प्लीज़ डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करना सोर्स, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कर लोगे बट अगेन इट्स गोइंग टू लुक वेरी बैड, ठीक है। तो सोर्स जो रहना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है कि कैसे सोर्स लेते हैं, आपको क्या करना है, जो भी इमेज आपको अच्छी लगी उसे सेव कर लेना है। जहाँ भी सेव कर रहे हो वहाँ पे उस फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ सेक्शन में डालना है एंड देन प्रॉपर्टीज़ में जो आपका नाम रहेगा, जो आपका एड्रेस रहेगा बेसिकली, उसे कॉपी करना है। उसके बाद उस इमेज का जो भी आपने नाम रखा होगा वो प्रॉपर्टीज़ वाला एड्रेस इंसर्ट करने के बाद एक बैकस्लैश इंसर्ट करके उस इमेज का नाम इंसर्ट करना है एंड देन डॉट लगा के या पीरियड कैरेक्टर लगा के आपको एक्सटेंशन डालना है कि वो JPG है, PNG है, जिफ है, जो भी है, ठीक है। तो आप यही मेथड फॉलो करना, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके ब्राउज़र से मत डालना, इट लुक्स रियली बैड, ठीक है। एंड स्पेशली जब आप पेपर पे लिखने जाओगे ना
वो चीज़ बहुत बुरा लगता है। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। जो ये स्टेप है उसे ही फॉलो करो। तो मैंने इमेज भी इंसर्ट कर लिया है। मेक श्योर कि आप सोर्स जो है वो करेक्ट डालते हो। सोर्स लेने में तो अभी आई गेस यू वुड बी चैम्पियन एट दैट। हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सोर्स लिया जाता है। सो अभी तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए आपकी सोर्स में, ठीक है। तो सोर्स डाल दो एंड उसके बाद जो भी एक्सटेंशन से आपने सेव किया है, यहाँ पे मैंने गलती से 2 बार JPG लिख दिया। सो यहाँ पे मैं इसे कट कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा जो, अगर मैं यहाँ पे 2 बार JPG लिख देती तो मेरा इमेज जो है वो इंसर्ट नहीं होता था, ठीक है। मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन ऑल टेक्स्ट बिकॉज वहाँ पे कहा गया है। अभी बहुत बार प्रैक्टिकल में वो लोग, पता है, जो आपका जो दूसरे कॉलेज से पर्सन आया रहेगा, चेकिंग के लिए रहेगा, जो आपका मॉडरेटर वगैरह जो भी, वो आपसे कह सकता है कि मुझे यहाँ पे ऑल टेक्स्ट दिखाओ करके, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि आपको ऑल टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपने ऑल टेक्स्ट लिखा है? बिकॉज अगर आपका सोर्स करेक्ट रहेगा तो इमेज आएगा ना, ऑल टेक्स्ट तो दिखेगा ही नहीं। तो वो आपसे कह सकता है कि मुझे ऑल टेक्स्ट दिखाओ करके, कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। तो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे उसे कोडिंग में दिखा सकते हो कि हाँ मैंने ऑल टेक्स्ट लिखा है। वरना आप क्या करोगे, सोर्स में से कुछ भी लेटर हटा देने का, तो उससे क्या होगा, आपका सोर्स गलत हो जाएगा एंड देन जो ऑल टेक्स्ट आपने लिखा रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस वो लोग थोड़े बहुत पूछ सकते हैं। कोई वाइवा वगैरह नहीं होता है प्रैक्टिकल्स में, ऐसे चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें वो आपसे कह सकते हैं करके दिखाने के लिए, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। उसके बाद आप विड्थ एंड हाइट अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन्ड वैल्यूज़ नहीं है। अगर वो लोग देते हैं तो मेक श्योर कि आप वही इंसर्ट करो, बट यहाँ पे सिंस मेंशन नहीं है तो आप अपने अनुसार विड्थ एंड हाइट जो है वो भी इंसर्ट कर सकते हो। हमने इमेज भी इंसर्ट कर ली। अब जो लास्ट स्टेप हमारा बचा है इस पूरे HTML डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए, या हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट करने के लिए, वो बस यही है कि आपको इस फर्स्ट पेज को सेकंड पेज के साथ लिंक करना होगा। तो अगर आपको फर्स्ट पेज को सेकंड पेज के साथ लिंक करना है तो आपको एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा एंड आपको href वाला एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। href एट्रीब्यूट में अभी आप क्या डालोगे, अभी सिंस आपने सेकंड पेज बनाया ही नहीं है, आपका जो एंकर टैग है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, बट सिंस हमें पता है कि हमारा जो सेकंड पेज है उसका नाम क्या होने वाला है, हम href में वो डाल के रखेंगे एंड जैसे ही हमारा सेकंड पेज रेडी हो जाता है, आपका जो एंकर टैग है वो भी वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो अब हम एंकर टैग स्पेसिफाई, यहाँ पे मैंने एंकर टैग स्पेसिफाई कर दिया और href वाले एट्रीब्यूट में मैंने page2.html लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो सेकंड पेज का नाम है उसे मुझे क्या रखना है, page2.html। एंड यहाँ पे मैंने टेक्स्ट इंसर्ट कर दी, क्लिक हियर टू इनरोल फॉर नायकास ब्यूटी कंटेस्ट। तो सिंस यहाँ पे मुझे एक फॉर्म बनाना था, तो मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे ब्यूटी कंटेस्ट का फॉर्म बना देती हूँ, ठीक है। बिकॉज ये एक कंपनी है तो यहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती रहेगी। अगर आप कॉलेज बना रहे हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हो, एनरोलमेंट फॉर्म बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो रिलेटेड टू द थीम चोजन आपको सोचना है कि आपको क्या बनाना है। यहाँ पे मैं एक फीडबैक फॉर्म भी बना सकती थी कि आपने मेरे नायका के अगर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक फॉर्म बनाया है, तो उसमें मैं क्या बोलूँगी, यूज़र को अपना नाम इंसर्ट करने बोलूँगी, अपना ईमेल आईडी इंसर्ट करने बोलूँगी एंड देन वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर उन्हें सिलेक्ट किया गया तो, है ना। तो ऐसे आपको आइडिया सोचने हैं कि आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज बना रहे हो तो आप कोई एनरोलमेंट फॉर्म बना सकते हो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू योर थीम आपको आइडियाज़ जो है वो सोचने हैं। अभी वी आर डन। अब हम लास्ट चीज़ क्या करने वाले हैं, बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पेज है वो बन के रेडी हो चुका है। तो हम अभी यहाँ पे हमारा आउटपुट देख लेंगे। ये पूरा कोड है, ठीक है, ये पूरा कोड है आपका फर्स्ट पेज का। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे, सेव करना रहेगा हम लोगों को, राइट। सेव एज करेंगे, सेव एज करके जो भी आपका नाम है, जो यहाँ पे मेरा index.html है, वो index.html लिख दूंगी एंड जो यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से उसे चेंज करके ऑल फाइल्स रखना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा। उसके बाद जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो सेव कर देना एंड देन क्लिक ऑन सेव, आपका जो कोड है वो सेव हो जाएगा। सो योर इज़ द आउटपुट ऑन योर स्क्रीन, लुक हाउ प्रिटी इट लुक्स। जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, एवरीथिंग इज सो सूटेड वेल। सारी चीज़ें पता चल रही है आपने कौन सी CSS प्रॉपर्टीज़ कहाँ कब कैसे यूज़ की है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ बोल्ड, ये मार्क्ड है, ये स्मॉल लेटर्स में है, ये हमारा पिक्चर भी बरोबर से आया है, हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंग आया है। उसके बाद ये जो हमारी लिंक है, ये जो लिंक है वो हमारी तभी एक्टिव होगी जब हम सेकंड पेज क्रिएट करते हैं। तो अभी हम इस हाइपरलिंक को टेस्ट नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। तो आई बिलीव दैट इट्स रियली प्रिटी। आप क्या करोगे, इसका आपको फ़ोटो लेना रहता है एंड आपको इसे अपनी जर्नल के जो आपकी अनरूल्ड पेजेस है वहाँ पे स्टिक करना रहता है, ठीक है। सो आई होप हमारा जो फर्स्ट पेज है उसकी कोडिंग सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगी एंड आपको आउटपुट भी आया रहेगा, ठीक है। अब हम सेकंड पेज बनाते हैं।
ओके सो हम हमारे सेकंड पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी मैंने मेरे जो भी बेसिक HTML टैग्स थे वो लिख दिए। मैंने टाइटल सेम ही रखा है SOP1 एंड यहाँ पे भी सिंस हमें मेटा टैग इंसर्ट करना था, यहाँ पे भी मैंने मेटा टैग इंसर्ट किया एंड मैंने सेम ही एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं। नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया एंड कंटेंट एट्रीब्यूट यूज़ किया। बस इस बार मैंने नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो डिस्क्रिप्शन दे दी है। ठीक है, आप जब भी आपको मेटा टैग यूज़ करने बोलते हैं तो ट्राई करना यही 2 एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना कैट सेट HTTP इक्वीव यूज़ करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। उसके बाद मैंने बॉडी टैग डिक्लेयर किया है एंड देन मैंने बैकग्राउंड कलर रखा है रेड। अभी बहुत सारी लोग मिस्टेक क्या करते हैं पता है, यहाँ बीजी कलर लिखने की जगह यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख देंगे। जो हमारी CSS वाली प्रॉपर्टी है ना वो लिख देंगे, क्योंकि हम एडवांस वेब डिज़ाइनिंग पढ़ के इतना वो हो जाते हैं ना कि हमारे मन में यही रहता है कि हमें जब भी बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करना है तो हमें ये चीज़ यूज़ करनी रहती है। बट आपको याद रखना है कि ये तभी यूज़ करना है जब हम लोग CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग CSS प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, सो यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स ऑफ द HTML एज वेल। तो यहाँ पे आपको बीजी कलर यूज़ करना है। ठीक है, वो हमने यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे फॉर्म टैग को डिक्लेयर कर देंगे एंड आप अपने फॉर्म का कुछ भी नेम भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं एनरोलमेंट ऐसे नेम दे रही हूँ। मेरे फॉर्म को नेम देना कंपल्सरी होता है, इट्स बेटर टू गिव अ नेम। उसके बाद आप एक्शन एट्रीब्यूट यहाँ पे चाहिए तो स्पेसिफाई कर सकते हो, बट डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड एक्शन वगैरह डाल के, कीप इट सिंपल। सो हम लोग एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या इंसर्ट है। ओके, सो दे हैव टोल्ड अस कि यहाँ पे एक टेक्स्ट एलिमेंट और ईमेल एड्रेस कंपल्सरीली होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वो इंसर्ट कर देंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग इंसर्ट कर लेते हैं सो दैट इट लुक्स वेल प्रेजेंटेड। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप क्यों करते हो, इन्हें अच्छा दिखाने के लिए अपने वेब पेज को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आपका वेब पेज बहुत अच्छा दिखना चाहिए। So don't do it because you just have to attempt your practical exam or anything. Make sure that your journal looks really pretty, okay? तो इसलिए हम हेडिंग वगैरह लिखने का ट्राई करेंगे। तो मैं एक हेडिंग स्पेसिफाई कर रही हूँ जस्ट टू मेक इट लुक अ वेल प्रेजेंटेड। यहाँ पे मैंने H1 स्पेसिफाई किया है, मैंने उसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर रखा है। मैंने इसे इटैलिक्स में लिखना चाहती थी तो मैंने इसे इटैलिक्स में लिखा है। मैं वापस कह रही हूँ ये चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आप पूरी कॉन्फिडेंट है कि मैं सही कोड लिख रहा हूँ तभी लिखिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो ओवर करने के चक्कर में प्लीज़ गलत मत करके आइएगा, बिकॉज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जस्ट बिकॉज आई वाज श्योर कि मैंने कोड सही लिखा है एंड आई वांटेड कि मेरी जो चीज़ें हैं वो प्रीटी दिखे, अच्छी दिखे, इसलिए मैंने एक हेडिंग लेवल इंसर्ट कर लिया है H1। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, एनरोल नाउ टू टेक पार्ट इन नायकाज ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड विन अमेजिंग प्राइजेस। आप अपने अनुसार कुछ भी हेडिंग लेवल स्पेसिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थीम। ये सब कर लिया, उसके बाद हम हमारे मेन कंटेंट पे आ जाते हैं जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना ही लिखना है। तो हमें एक टेक्स्ट एलिमेंट लिखना है। तो अगर हम लोगों को एक टेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो हमें इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली लिख देती हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम लिख देती हूँ। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्योंकि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। उसके बाद आपको नेम स्पेसिफाई करना रहता है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं टेक्स्ट लिखना था, नेम में मैंने बस N लिख दिया है एंड देन उसके बाद मेक श्योर दैट यू आर इंसर्टिंग ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं इंसर्ट करोगे तो चीज़ें हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो जाएगी, एक ही ब्रेक इंसर्ट करता है। उसके बाद हम लोगों को कहा गया है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस का ब्लॉक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग एंटर करवाते हैं ईमेल एड्रेस, कंपनी का नहीं करवाते हैं, उस पर्सन का ही करवा देते हैं। तो हम कह देते हैं एंटर योर ईमेल आईडी। ठीक है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल लिख देंगे। नेम भी स्पेसिफाई करवा सकते हैं, मैं नेम लिख देती हूँ आईडी एंड देन उसके बाद टैग क्लोज करके ब्रेक टैग लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया, मतलब मैंने सिर्फ नेम लिया, ईमेल आईडी लिया। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा और इंसर्ट नहीं करवा रही हूँ, आई एम कीपिंग इट सिंपल। जितना टेक्स्ट में मेंशन्ड है, मतलब क्वेश्चन में मेंशन्ड है, उतना ही मैंने यहाँ पे आपसे लिखवाया है, मतलब मैं और इंसर्ट नहीं कर रही हूँ। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सबमिट बटन इंक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, बस इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट लिख देंगे। सबमिट बटन कहा गया है, आपको एक पिक्चर एज सबमिट बटन ऐसा करके कुछ भी नहीं कहा गया। सो आप बस इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे। फॉर्म टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम हमारा बॉडी सेक्शन क्लोज कर देंगे। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं डाला, मतलब बैकस्लैश नहीं डाला। ये होने के बाद HTML भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पेज भी रेडी हो गया है। हमें सेकंड पेज को सेव करना है एंड हम कैसे सेव करने वाले हैं, इसे page2.html से सेव करेंगे।
HTML एक्सटेंशन डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड मेक श्योर आप इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं ऑल फाइल्स में सेव करते हैं एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ योर सेकंड पेज लुक्स लाइक। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ इसलिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको अपीयर कर रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एंटर योर नेम, बरोबर से आपका टेक्स्ट बॉक्स आया है एंड देन ईमेल आईडी के लिए भाई आपको जो बॉक्स है वो आया है एंड देन हमारा सबमिट बटन भी है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया था ना कि आपका जो मैक्स लेंथ है वो इतना होना चाहिए, या हमने विड्थ स्पेसिफाई नहीं किया था, तो हमने कुछ भी नहीं किया था, तो इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं आने वाला है एंड देन आप ईमेल आईडी जो भी चाहो एंटर कर सकते हो एंड देन इट गोज टू सबमिट, ठीक है। सो आई होप सेकंड पेज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे बनाना है एंड आई होप ये विजुअली अपीलिंग भी है। अब हम लोग यहाँ पे हमारी फर्स्ट पेज की हाइपरलिंक चेक कर लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं वेदर आर हाइपरलिंक इज वर्किंग और नॉट। सो मैं वापस से हमारी फर्स्ट पेज पे आ चुकी हूँ एंड एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक आप नीचे देख सकते हो कि जिस पेज पे हमें नेविगेट होना है, मतलब हमारा जो सेकंड पेज पे जिस पे हमें नेविगेट होना है उसकी यहाँ पर एड्रेस आ चुका है, उसका यहाँ पर लिंक आ चुका है। सो एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक आई विल बी नेविगेटेड टू माई सेकंड पेज जो कि मेरा एनरोलमेंट फॉर्म का पेज है। इसका मतलब कि हमने एब्सोल्युटली करेक्ट कोड लिखा है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। इसका मतलब कोई भी एरर्स नहीं है, राइट। आई होप आपको कैसे हमारा ये फर्स्ट SOP लिखना है वो अच्छी तरह से समझा होगा। सो यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि ये कोड लिखना इज़ अ वेरी वरीसम टास्क, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम लिखा था तो मुझे 25-30 मिनट्स लगे थे इन दोनों पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए एंड जब आप फर्स्ट टाइम लिखोगे तो ऑब्वियस है कि आप छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो हो सकता है आपको एरर आए या फर्स्ट टाइम पे आपका डिज़ायर्ड आउटपुट ना आए। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू डू नॉट हैव टू रियली वरी अबाउट इट, क्योंकि आपका ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट SOP होगा या फर्स्ट ऐसा चीज़ होगा जो आप ऐसे क्वेश्चन देके डायरेक्टली अपना आउटपुट जो है वो निकाल रहे हो या कोड लिख रहे हो। सो होना मिस्टेक्स होना इज़ वेरी नेचुरल, सो यू डू नॉट हैव टू रियली वरी अबाउट इट। जैसे जैसे हम और प्रैक्टिस करेंगे ना वील गेट वेरी हैंडी एंड इट विल गेट सुपर क्विक। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना कोड्स लिखने का और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप कोड्स लिख पाओगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी व्हाइल यू राइट ऑल दीज कोड्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रीटी सिंपल है टू राइट एंड बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। एंड इनफैक्ट बोर्ड्स के पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि यही SOP आना चाहिए बिकॉज मेरे टाइम पे भी ऐसा ही था कि इट हैड बिकेम माई सो फेवरेट। मैंने उसे इतना टाइम प्रैक्टिस किया था कि आई वाज लाइक कि यही SOP आना चाहिए, मैं फटाफट लिख दूंगी एंड और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक्स होने के उतने चांसेस भी नहीं होंगे, राइट। तो बोर्ड्स के पहले तो 5-6 बार आपने हर एक SOP कर ही लिया होगा, सो इट विल गेट वेरी हैंडी, वेरी ईजी, वेरी एंड यूल बी वेरी सुपर क्विक एट इट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई कर रहे हो थोड़े मिस्टेक्स हो रहे हैं, सो इट्स वेरी नेचुरल, डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट। ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, वो भी हो सकता है, आप इसे रेफर कर दीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप यही कॉपी पेस्ट करो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कि मैंने नायका का यहाँ पे आपको सैम्पल वीडियो जस्ट बताया है कि कैसे आप चीज़ें लिख सकते हो, वैसे ही सिमिलरली आप कॉलेज प्रोफाइल भी बना सकते हो, आप दूसरी कंपनीज भी ले सकते हो एंड देन अकॉर्डिंगली अपना कोड भी लिख सकते हो। आप जब अपने जर्नल्स में ये लिख रहे हो सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने कौन सा टॉपिक लिया एंड आपने कौन सी, अगर आप कॉलेज ले रहे हो तो आपके कॉलेज का नाम क्या है एंड अगर आप कंपनी ले रहे हो तो आपने कौन सी कंपनी के बारे में इस प्रोफाइल को डिस्कस किया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू रीड इट, ठीक है। सो आई होप आपका फर्स्ट SOP बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल SOP है, बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही टैग्स का हमें यूज़ करना था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं। तो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो, रेफर द वीडियो पूरा एज इट इज़, प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना। मैं आपको जो कोड है एंड जो उनके आउटपुट्स है वो दे दूँगी PDF में, बट प्लीज़ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करना, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आओ एंड हो सके तो प्लीज़ ये जिस वीडियो को रेफ़र करो एंड अपने हिसाब से पूरा का पूरा कोड लिखो, दूसरी कंपनीज लो और रिसर्च करो और दूसरे टैग्स लिखो, दूसरी CSS प्रॉपर्टीज़ लिखो, try to modify it, try to customize it according to your needs, try to put your innovative ideas into it and make it a very well better presentation. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel, hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.